हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डीएनए डैमेज की बात की थी। डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम सभी जान चुके हैं। डीएनए किस प्रकार का होता है, वाटसन क्रिक मॉडल कौन सा है, और काफ़ी कुछ डैमेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। आपके सिलेबस में एक्चुअली दिया हुआ है डीएनए रिपेयर। लेकिन डीएनए जब डैमेज होगा तभी हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो डीएनए क्यों 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 किन कारणों से वो डैमेज हो सकता है, क्यों डैमेज होता है, या एक उसकी टेंडेंसी है डैमेज होने की, ये सब हम आपको पिछले उसमें भी बता चुके हैं क्लास में। एक बार ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक और समझने में थोड़ा वक्त लगता है इसको। अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार आज हम फिर से इसको शॉर्ट में एक बार इसको रिवाइज करते हैं कि डीएनए का जो डैमेज है वो क्या है, किन किन कारणों से होता है और उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उसके बाद फिर हम रिपेयर की बात करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने बताया था आपको डैमेज के तरीके, अगर आपने उन्हें पढ़ा है तो ये आपको और भी जल्दी समझ में आएगा। हमने कुछ किताबों को और भी देखा, तो कुछ किताबों में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, इसलिए हमें लगा कि एक बार आपको हम दोबारा से इसको बता दें। कहीं ऐसा नहीं हो कई शब्द अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं उनके सिनोनिम के द्वारा, तो आप उसे आंसर नहीं कर पाएँ एग्ज़ाम में। तो कोशिश हमने करी है कि हर उस शब्द को इन्वॉल्व किया जाए जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है। आप अलग अलग ऑथर की बुक्स को भी अगर लेते हैं, और साथ में आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। आप इसे, ये जो आपको अभी आज हमने ये जो दिया है लिखा हुआ मटेरियल, ये एक पूरा क्वेश्चन है डीएनए डैमेज और रिपेयर के ऊपर। अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको एक नोट्स की फॉर्म में दिखाई देगा। डीएनए हैज़ मैनी इलेबोरेट मैकेनिज़म्स टू रिपेयर। देखिए, जो डैमेज और डिस्टॉर्शन होता है या रिपेयर होता है उसकी बहुत सारी मैकेनिज़्म होती हैं डीएनए के पास में। द मोस्ट इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल of the universe is DNA. The most frequent sources of damage to DNA are the inaccuracy in DNA replication and chemical changes in DNA. जो बहुत ज़्यादा बार या रेप्लिकेशन के दौरान जो एरर्स आ जाती हैं उनके कारण जो केमिकल चेंजेस डीएनए में हो जाते हैं वही उसके डैमेज का कारण भी बनते हैं। सो माल फंक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, अगर रेप्लिकेशन के समय कोई भी मिस्टेक हो जाती है, सही तरीके से फंक्शन नहीं हो पाता, वह मेल फंक्शन हो जाता है, तो दिस मेल फंक्शन कैन लीड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ रॉन्ग बेसिस। जो डीएनए बना हुआ होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। तो नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं, अगर रेप्लिकेशन के दौरान उन क्षारकों के क्रम में कहीं कोई परिवर्तन आ जाता है तो वो एक प्रकार का डीएनए के लिए डैमेज होता है। विच आर मिसमैच्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। सपोज एक स्ट्रैंड में लगा हुआ है जी, जी हमेशा सी के साथ में कॉम्प्लीमेंट करता है या उसके साथ में जुड़ता है। अगर सी की जगह ए लग जाए गलती से तो आप उसे क्या कहेंगे, मिसमैच। सो डीएनए इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन करियर मॉलिक्यूल इन द सेल। डीएनए क्या करता है, जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको ले जाने का काम करता है। एंड दस इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कीप द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंटैक्ट। तो डीएनए की महती क्या है, एक तरह की आवश्यकता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को इंटैक्ट रखे जो भी उसमें है। इवन दो डीएनए होल्ड्स अ प्राइम पोजीशन, इट इज़ वन ऑफ द हाईली, जिसे कहना चाहिए ससेप्टिबल मॉलिक्यूल है। हम इसे कहते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा प्राइम पोजीशन पर होता है, या ये बहुत इंटेलिजेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन ये हाईली ससेप्टिबल भी होता है। देखिए, जो जितना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा वही उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमज़ोरियाँ उसकी होंगी। तो डीएनए है वो भी हाईली ससेप्टिबल मॉलिक्यूल होता है सेल का, बिकॉज डीएनए कैन बी डैमेज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। डीएनए जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से, चाहे वो उसके आंतरिक हो कोशिका के या बाहरी फैक्टर्स हों, उनके द्वारा ये बहुत आसानी से डैमेज हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आर सेल्स लूज अप्रॉक्सीमेटली 5000 न्यूक्लियोटाइड्स एवरी डे। अभी जो ऊपर आपको हमने बताया था पहले कि डीएनए है तो ये डैमेज भी होता है।
अब ये डैमेज होता है तो अपने आप भी होता है या ये बाहरी फैक्टर, अंदरूनी फैक्टर्स के कारण। तो हमारी जो सेल्स होती हैं उनमें प्रतिदिन 5000 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं ड्यू टू डिफरेंट डैमेजेस ऑफ द डीएनए। अलग अलग प्रकार के डैमेजेस होकर के डीएनए के 5000 के आसपास न्यूक्लियोटाइड्स प्रतिदिन हमारी कोशिकाओं में से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर इन डैमेजेस को रेक्टिफाई प्रॉपरली नहीं किया जाए, यानी अप्रॉक्सीमेटली 5000 न्यूक्लियोटाइड्स में डैमेज होता है और इस डैमेज को अगर करेक्ट नहीं किया जाए तो आवर सेल्स विल बी सब्जेक्टेड टू सीवियर म्यूटेशंस and that will be fatal for the survival of the individual cells and the organism itself. अब आप सोच के देखिए कि जो डीएनए डेली काम कर रहा है, उस डीएनए में डेली 5000 न्यूक्लियोटाइड्स में प्रतिदिन उसमें डैमेज हो रहा है। अगर उस डैमेज को सही नहीं किया गया तो ये ऑर्गेनिज्म और उसकी कोशिकाओं के लिए बहुत ज़्यादा फेटल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है कोशिका में, वही इंश्योर करता है कि जो डीएनए है उसके पास मौजूद उसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, उसकी एक्यूरेट कॉपी बन जाए। क्योंकि डीएनए जो होता है वो बहुत वफादार होता है, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल सही अपनी कॉपी बनाने की एक क्षमता रखता है। किसकी हेल्प से? पॉलीमरेज एंजाइम्स की हेल्प से। ऑल्दो और हाउएवर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ नॉट 100% एरर फ्री। ये बहुत ज़्यादा वफादार होता है, फाइडेलिटी इसमें मौजूद होती है, हाई फाइडेलिटी ऑफ डीएनए वी नो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स उसे मिलता है कि ये प्रोसेस जो है वो 100% फ्री नहीं रह पाता। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं ये समटाइम्स एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूसेस रॉन्ग बेसिस विच विल डिसरप्ट द नॉर्मल वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग ऑफ द डीएनए। ये जो डीएनए रिपेयर हमने कहा है, ये अभी जो बात आपसे की है कि अगर 5000 बेस पेयर्स जो हैं वो अगर डेली इस तरह से लूज़ हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा उसमें? बहुत सारे फंक्शंस उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वही कई बार गलती से इंट्रोड्यूस कर देता है गलत बेस। जो नाइट्रोजन बेस होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस, वो कई जगह गलत उससे इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। So there are so many possibilities of DNA damage during genetic recombination which happens during gametogenesis. जब गैमीटोजेनेसिस होता है तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, उस वक्त भी हो सकता है ये चेंज या ये गलती बाय मियोटिक सेल डिविजन्स। एंड इफ द डैमेजेस और एरर्स इन द डीएनए आर नॉट करेक्टेड इन द सोमेटिक सेल्स, अगर सोमेटिक सेल्स में ही इस डीएनए की एरर को करेक्ट नहीं किया गया तो ये आगे जा कर के लॉस ऑफ फंक्शंस कर देगी, बीमारी फैला देगी, कैंसर कॉज कर सकती है। और इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जीन्स। और जो जीन्स इसके पास थे जिनमें इसमें गलती हो गई, उसका जो काम था वो काम उसमें हो नहीं पाएगा सेल में। सो मोर देन दैट, इफ डीएनए डैमेजेस अकर इन द गैमीट्स इज नॉट रेक्टिफाइड, इट विल कैरीड ओवर टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू प्रोजेनीज। अगर डीएनए में प्रॉपर गैमीटोजेनेसिस के टाइम सोमैटिक सेल्स में जो चेंज आया है उसे करेक्ट नहीं किया गया तो वो जनरेशन टू जनरेशन चला जाएगा। और आप देखते हैं कई जनरेशन्स में आप कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जो कि एबनॉर्मल होती हैं, तो डॉक्टर भी ये सजेस्ट करते हैं कि इसको कैरी नहीं करना है आगे की तरफ। इस इंडिविजुअल में ये कमी है और ये जीन इसका ऑलरेडी इसमें मौजूद है, ये दूसरी पीढ़ी में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये बीमारी आगे तक बढ़ती चली जाएगी। सो दस डैमेज टू द जेनेटिक मटीरियल्स इज़ अ मेजर थ्रेट टू ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये जो छोटा सा शब्द है डीएनए डैमेज एंड डीएनए रिपेयर, इट इज़ सो स्वीट एंड शॉर्ट वर्ड, बट यू नो द theory behind this, the logic behind this, the secret behind this, the, you may say, the functions or the different type of mechanisms behind this. बहुत सारी चीज़ें मिलकर के इसको डीएनए को रिपेयर करती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें डैमेज कॉज करती हैं। वही हमारा टॉपिक है पढ़ने के लिए कि इसे किस तरह से करेक्ट किया जा सकता है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इसको डैमेज कर सकती हैं। तो ये जो मेजर थ्रेट है टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, भाई डीएनए है तो डीएनए रेप्लिकेट भी करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसमें एरर आने की संभावना भी है पूरी। ऑल्दो
हाईली फाइडेलिटी इसमें मौजूद होती है, हाई फाइडेलिटी, लेकिन फिर भी 100% एरर फ्री नहीं हो सकता ये। तो रेप्लिकेशन के टाइम, गैमीटोजेनेसिस के टाइम, मियोटिक सेल डिवीज़न के टाइम, बहुत सारे ऐसे वक्त आते हैं जिस वक्त की इसमें एरर आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। सो इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट दीज थ्रेट्स, cells has evolved many methods to overcome and rectify different types DNA damages। जब इसमें इस प्रकार के थ्रेट्स मौजूद होते हैं, उसके पास इस तरह की इस तरह की सिस्टम की उसमें डैमेज हो सकता है, तो उसने उस डैमेज को ओवरकम करने के लिए भी अपने अंदर डेवलप कर रखी हैं काउंटर एक्शंस। ऑल दीज मेथड्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज DNA रिपेयर मैकेनिज्म। तो जब उसमें डैमेज हो जाता है और उसको रिपेयर करते हैं तो हम उसे कहते हैं DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स। सो सिमिलर टू DNA रिपेयर इज ऑल्सो अ प्राइम मॉलिक्यूल event in the cells which is very essential for the ultimate survival of the cells and also for the survival of the organism। ये बहुत ज़रूरी है DNA रिपेयर की जो मैकेनिज़्म है, क्योंकि ये एक प्राइम मॉलिक्यूलर इवेंट होता है सेल्स की लाइफ में। अगर ये नहीं होगा तो उसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगी सेल में। और इसी के लिए 2015 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा केमिस्ट्री में फॉर द डिस्कवरी ऑफ and contribution of DNA repair mechanism shared by Thomas Lindell, Paul Medrick and Aziz Shankar। इनके द्वारा इन तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ दिया गया 2015 में फॉर देयर मैकेनिस्टिक स्टडीज़ ऑफ DNA रिपेयर। अभी फ़िलहाल 2015 में जस्ट बिफोर 5 years रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जो दिया गया वो इसी टॉपिक पर दिया गया था कि DNA किस किस प्रकार से रिपेयर किया जा सकता है। तो आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कोई ख़ास पुराना नहीं है। अल्टीमेटली ये जो जेनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं ये फिर भी थोड़ी बहुत पुरानी हो सकती है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आप जिस सदी में पैदा हुए हैं उसी सदी की देन है। जितनी डिस्कवरीज़ हुई हैं, जितने नए नए आपको तरीके पता लगे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो सब इसी सदी की 20वीं सदी और अब 21वीं सदी की देन होंगे। सो 2015 यानी 21वीं सदी में ही इसमें ये खोज की गई और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी रही उनकी। जो DNA के जो चेंजेस हुआ करते थे, जिनको रेक्टिफाई नहीं कर पाते थे, उनको सही करने का उन्होंने तरीका बताया। नाउ ये जो रिपेयर हम करना चाहते हैं उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस होते हैं जो कि DNA के द्वारा फेस किए जाते हैं कोशिका में। एंड देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज दैट कुड डैमेज द DNA बोथ स्ट्रक्चरली एंड केमिकली, यानी संरचनात्मक रूप से और रसायनात्मक रूप से। मतलब उसमें किस प्रकार से वो डैमेज कर सकते हैं DNA को, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। इंटरनल को आप इंट्रिंसिक फैक्टर भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल को एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं। तो इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उनमें, जैसे आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, ये सभी इनको दूसरे नाम से आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कुछ बुक्स में ये अलग नाम से दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं हो एग्ज़ाम में आपसे पूछे और आप कहें कि हमें ये चीज़ मालूम नहीं थी, इसीलिए हम इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। सो इंटरनल और इंट्रिंसिक जो फैक्टर्स होते हैं उनमें रिएक्टिव रेडिकल्स होते हैं, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं। इन दोनों को मिला करके हम कह सकते हैं ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन को लीड करते हैं। दे कैन इंड्यूस रिएक्टिव रेडिकल्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स लीड टू स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और डिएमिनेशन। ये आपको बता चुके हैं हम डिएमिनेशन। मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनके कारण इसमें चेंज आ सकता है। रेप्लिकेशन एरर्स हो सकती हैं, अभी बात की थी आपके सामने कि जिस वक्त DNA रेप्लिकेट करता है, प्रतिकृतिकरण करता है, उस वक्त भी उसमें एरर आने की संभावना पूरी होती है। रिकॉम्बिनेशन एरर्स हो सकती हैं जिस वक्त मियोटिक सेल डिवीजन्स होते हैं या जिस वक्त सेक्शुअल रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, उस वक्त इसमें एरर आ सकती है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंट्रिंसिक है। जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो आते हैं DNA के पास में या DNA को जो थ्रेट कर सकते हैं, उनमें रेडिएशंस होते हैं और कार्सिनोजेंस होते हैं। रेडिएशंस आप सभी जानती हैं, विकिरण होते हैं, एक्सरेज, UV रेज, गामा रेज। एंड कार्सिनोजन जो कि कैंसर कॉजिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं, या DNA इंटरकैलेटिंग एजेंट्स।
कार्सिनोजन और डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। आपको हमने पिछली क्लास में बताया था डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ये वो फ्लैट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि धीरे से जो बेस पेयर्स होती हैं डबल हेलिक्स की, उनमें स्लाइटली उसको वाइंड करके उस हेलिक्स में स्लिप कर जाते हैं, खुद घुस जाते हैं, और इस तरह से क्या करते हैं, वो जो उसके पास में बेस पेयर्स होती हैं उनके बीच की दूरी को बढ़ा देते हैं। जो एडजेसेंट उनके पास में बेस पेयर्स होती हैं, उन दो बेस पेयर्स के बीच में वो डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। उनको हम कहते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो रेडिएशन और कार्सिनोजेंस या डीएनए इंटरकैलेटिंग एजेंट्स को हम अगर मिक्स करें तो जो थाइमिन डाइमर आपको हमने पिछली क्लास में बताया था, यानी जो कि एक प्रकार का बल्ज होता है जो कि थाइमिन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम थाइमिन डाइमर कहते हैं। तो ये जो है वो एक तरह का क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, बाहर से डीएनए को डैमेज करने का एक कारण है। ये देखिए, आपको हमने इसमें पिक्चर में दोबारा से एक बार बताया बहुत सिंपल वे में कि थाइमिन डाइमर क्या होता है। अभी आपको हमने बताया इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं और साथ में बल्ज जो एक नया बन जाता है। देखिए, हम रेडिएशंस को भी लेंगे और साथ में इसके डाइमर को भी पढ़ेंगे। हमने कहा कि यूवी रेडिएशंस जो होते हैं, हम यूवी रेडिएशंस का यहाँ एग्जांपल लेकर के ये देखिए आपको बिल्कुल क्लियर इसमें बता रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। यूवी की लाइट आने के कारण, जैसे ही यूवी की लाइट इस पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस गिरे, ये एक्चुअली मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल लीजन है, यानी एक तरह की खाली जगह है या चेंज है इन द डीएनए फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन डाइमर। जो थाइमिन डाइमर होता है इसका दूसरा नाम होता है पिरिमिडीन डाइमर, क्योंकि ये एक पिरिमिडीन है। जैसे एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन्स होते हैं, ऐसे थाइमिन और साइटोसिन जो होते हैं वो पिरिमिडीन होते हैं, क्षारक। तो पिरिमिडीन डाइमर में थाइमिन डाइमर की अभी हम बात कर रहे हैं, और ये बनता है ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एडजेसेंट पायरिमिडीन रेजिड्यूज। टी और टी आप देखिए हमने गोले में दिखा रखा है, पायरिमिडीन कह लीजिए या थाइमिन कह लीजिए, या आप साइटोसिन की बात कर सकते हैं। कोई भी दो पायरिमिडीन के जो दो रेजिड्यूज होते हैं उनके बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो इसको हम थाइमिन डाइमर के नाम से जानते हैं। यहाँ दो थाइमिन हो सकते हैं, दो साइटोसिन हो सकते हैं, वेरी रेयरली a thymine and a cytosine. So pyrimidine dimer formation is caused by the ultraviolet irradiation of DNA. अगर डीएनए को यूवी लाइट मिलती है तो उसके रेडिएशन के कारण उसमें थाइमिन डाइमर बनता है। अमंग द थ्री टाइप्स ऑफ पायरिमिडीन डाइमर, जैसे कि थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन साइटोसिन, द थाइमिन डाइमर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन वन. When DNA is struck with UV light, the hydrogen bonds between the two strands breaks. दो स्ट्रैंड के बीच का जो, जैसे T और A के बीच का जो है वो बीच में टूट गया, and two covalent bonds are formed between the two thymine residues. देखिए T और T के बीच में एक बॉन्ड बन गया, इसको हम बोलते हैं थाइमिन डाइमर का बनना। ये एक प्रकार का डैमेज है जो कि किसमें पाया जाता है, किसी भी कोशिका में आपको देखने को ये मिल सकता है। द टू कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ब्रेकेज ऑफ टू डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन C5 एंड C6 ऑफ एडजेसेंट थाइमिन रेजिड्यूज। ये जो दो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड किसके बीच में बनता है, बाय द ब्रेकेज ऑफ, किसके बीच में, C5 और C5 जो C6 होता है थाइमिन के रेजिड्यूज, उनमें जब ब्रेकेज आ जाता है तब जाकर के उसमें ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड द थाइमिन डाइमर इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोब्यूटेन फोटोडाइमर और CPD। आपको ये दूसरा नाम भी याद रखना है, बताया था आपको पिछली बार भी हमने, फिर से हम इसे रिवाइज कर रहे हैं कि जो थाइमिन डाइमर है उसका दूसरा नाम है साइक्लोब्यूटेन फोटोडाइमर। क्यों? क्योंकि इट स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स साइक्लोब्यूटेन न्यूक्लियस। इफ थाइमिन डाइमर इन द DNA इज लेफ्ट अनकरेक्टेड, इट विल कॉज मेलानोमा, डिजीज कॉज करेगा, विच इज़ अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर। यानी अब आपको हम ये भी साथ में बताते जा रहे हैं
कि अगर थाइमीन डाइमर में जो गलती हुई है, ये बना है, अगर इसको करेक्ट नहीं किया गया तो इसमें डिजीज़ कॉज हो जाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ये देखिए, ये है थाइमीन डाइमर। ये बीच में आप देख रहे हैं एक स्क्वायर सा बना हुआ है और उसके दोनों तरफ हमने वैलेंसी सी निकाल रखी है। ये थाइमीन डाइमर है। ये दो थाइमीन जो है उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है और ये जो है इसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है साइक्लोब्यूटेन का। तो स्ट्रक्चरली इसमें ये जो चेंज आ जाता है, जो रिजेंबल करता है साइक्लोब्यूटेन से, इसीलिए हम इसको साइक्लोब्यूटेन फोटोडाइमर कहते हैं। फोटोडाइमर मतलब यूवी रेडिएशन के कारण इसमें कॉज होता है ये डैमेज, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीपीडी या साइक्लोब्यूटेन फोटोडाइमर। जो सेकंड प्रकार का डैमेज होता है, ये फर्स्ट प्रकार का डैमेज था थाइमीन डाइमर। सेकंड इज स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन ऑफ डीएनए। जो सेकंड डैमेज होता है स्पॉन्टेनियस, आपको लीजन्स हमने बताए थे, इसका दूसरा नाम है ये स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन ऑफ डीएनए। बहुत आप देखिए इसको ध्यान से, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ये जो चेंजेस आते हैं, ये आता है स्पॉन्टेनियस रिमूवल ऑफ एडेनिन और ग्वानिन रेजिड्यूज फ्रॉम द डीएनए ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड विच करेक्ट्स द नाइट्रोजन बेस विद द डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये आपको जो पिक्चर हमने दिखाई है, इसमें हम ये डीप्यूरिनेशन बताना चाह रहे हैं, यानी एक प्यूरिन का खत्म होना। प्यूरिन किस प्रकार से खत्म हो जाएगी यहाँ से, यानी डीप्यूरिनेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्यूरिनिक साइट, मीन्स स्ट्रक्चरली डिसरप्टिंग द नॉर्मल कॉन्फर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का जो नॉर्मल कॉन्फर्मेशन होता है उसको ये डिसरप्ट करती है। यहाँ देखिए आप, ये जो पिक्चर है इसमें नीचे हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है ये ऊपर वाले में आप देखिए लगातार हमने बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नीचे वाले में आप देखिए जहाँ ए प्यूरिनेशन लिखा हुआ है वहाँ से ये प्यूरिन हट गई है। अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से देखिए, जो ग्लाइकोसाइडल अभी आपको बात की थी हमने कि जो एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड होता है, इस ग्लाइकोसिल बॉन्ड के टूटने के कारण यहाँ देखिए बॉन्ड टूट गया है। ये वाला सेकंड नंबर की जो लेफ़्ट से सेकंड नंबर की साइट है उसमें आप देखिए ये जो प्यूरिन का लगा हुआ था स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इस ग्लाइकोसिल बॉन्ड से हट गया है। बीच में से ग्लाइकोसिल बॉन्ड हट गया है और वहाँ से ये प्यूरिन हट चुकी है। तो यहाँ पर एक गैप हो जाता है, और इस गैप को, यानी यहाँ से प्यूरिन हट गई और प्यूरिन के हटने की वजह से क्या हो गया, उसमें ए प्यूरिनेशन हो गया, यानी विदाउट प्यूरिन हो गया उस जगह पर। तो अ प्यूरिनिक साइट इज लेफ्ट अनकरेक्टेड इफ, अगर हम इस साइट को अनकरेक्टेड छोड़ दें, जहाँ पर से कि एक प्यूरिन हट गई है और वो ए प्यूरिनिक साइट बन गई है, तो मैनी टाइप्स ऑफ कैंसरस ग्रोथ इनिशिएट्स इन दिस टिश्यू, इन द पर्टिकुलर टिश्यू फ्रॉम वेयर ए प्यूरिनिक साइट हैज़ बीन originated or has been introduced. If we never correct it, or if we don't correct it, in that case cancerous growth may cause in that type of cells or tissues. उस तरह की कोशिकाओं में, उस तरह की सेल्स में आप देखेंगे अगर इसे करेक्शन नहीं किया गया, इसको रिपेयर नहीं किया गया ए प्यूरिनिक साइट को, स्पॉन्टेनियस लीजन्स को, तो वहाँ पर डिजीजेस हो सकती हैं। ये एक प्रकार का तरीका था उसका डैमेज का। स्पॉन्टेनियस डीएमिनेशन भी आपको देखने को मिलता है बेसिस में डीएनए की। वहाँ पर क्या होगा, डीएमिनेशन बेसिस में, बेसिस के डीएमिनेशन में एक जो अमीनो ग्रुप है वो रिमूव हो जाएगा नाइट्रोजिनस बेस से। डीएनए जो है उसकी जो नाइट्रोजिनस क्षारक हैं, क्षारक में से एक अमीनो ग्रुप का निकल जाना ही डीएमिनेशन कहलाता है। एंड दिस यूजुअली कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेटिव रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। ऑक्सीडेटिव रिमूवल जो होता है, मतलब वाटर की फॉर्म, वाटर जब इंट्रोड्यूस होता है उसके साथ में, तो उसमें से अमोनिया निकल जाती है और वहाँ पर दूसरा ही एक स्ट्रक्चर बन जाता है। सो डीएमिनेशन प्रोड्यूसेस अननेचुरल बेसेस और चेंज इन द बेस सीक्वेंस एंड रिजल्ट्स इन पॉइंट म्यूटेशन। आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से हमने बताया है कि डीएनए में जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो डीएमिनेशन की वजह से हो जाता है। उसकी बेस सीक्वेंस जो होती है वो चेंज हो जाती है, अननेचुरल बेसेस बन जाती हैं अदर देन AGTC और यूरेसिल।
और वो जो अननेचुरल बेसिस हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, दे आर हाइपोजेंथिन एंड जेंथिन. These are two unnatural bases and they incorporated to DNA due to spontaneous deamination. जो डीएमिनेशन है एडेनिन का, वो क्रिएट करता है हाइपोजेंथिन. ये देखिए आप यहाँ पिक्चर, एडेनिन से हाइपोजेंथिन बन गई और ग्वानिन से बन गई है जेंथिन. आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज मॉलिकुलर फॉर्मूलाज ऑफ दीज बेसिस. जो ये नाइट्रोजनस क्षारक हैं, इनके जो मॉलिकुलर फार्मूला है ये आप याद रखें. अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है और आप बताते हैं तो ये बहुत अच्छा एक साइन होता है, क्योंकि हम मॉलिकुलर बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं. तो हमने देखा कि जो स्पॉन्टेनियस जो डिएमिनेशन है, जो कि ऑक्सीडेटिव रिमूवल के कारण हो रहा है, उसमें एडेनिन हाइपोजेंथिन में, ग्वानिन जेंथिन में चेंज हो रही है और साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो रही है. Deamination of cytosine creates uracil. Since uracil is not a DNA base, remember it and mind it कि uracil जो है वो RNA की बेस है, DNA की नहीं है. So it will destroy the normal Watson and Crick base pairing of the DNA. जैसे ही उसमें ये चेंज आएगा साइटोसिन से यूरेसिल बनने का पूरा वॉटसन एंड क्रिक का डबल पेयर जो है, डबल स्ट्रैंड है, वो डिसरप्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एमिनो ग्रुप द डीएमिनेशन ऑफ थाइमिन रेजिड्यू इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि एमिनो ग्रुप नहीं होता उसमें थाइमीन में, इसलिए थाइमीन जो होती है उसका आप सवाल उठा सकते थे, क्योंकि हमने एडेनिन की बात की, ग्वानिन की बात की, थाइमीन की नहीं करी, हम डायरेक्ट साइटोसिन पर आ गए. तो उसका आंसर भी हमने आपको दिया है कि थाइमीन में एमिनो ग्रुप नहीं होता, इस वजह से उसका डीएमिनेशन नहीं होता. सो साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाती है एंड देयर इज़ वन मोर टाइप ऑफ डीएमिनेशन. इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट severe and dangerous one. As a part of DNA regulation mechanism, most of the cytosine residues in the DNA will be methylated in its fifth position as 5-methyl cytosine. ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना कि 5-methyl cytosine जो है, the deamination of this 5-methyl cytosine produces thymine and thus it creates a point mutation. यहाँ पर ये एक पॉइंट म्यूटेशन को क्रिएट कर देती है साइटोसिन रेजिड्यूज जो होती है. डीएमिनेशन अगर उसका हो जाता है तो वो किसको बना देती है, यानी आप सोच के देखिए कि जिस प्रोटीन में साइटोसिन लगनी थी वो साइटोसिन एडिन उसमें थाइमिन में कन्वर्ट हो गई, तो उसका तो प्रोटीन का जो एक प्रकार की उनकी जो कोडिंग लैंग्वेज है वही चेंज हो जाएगी. जहाँ जहाँ साइटोसिन है वहाँ वहाँ थाइमिन आ जाएगी. तो जो उसको बनाना है उसका एक जो एक कोड है, वो कोड जो है वो चेंज हो जाएगा. सपोज़ AGCT है कहीं, तो उसके ऑपोजिट वो आएगा. अब जहाँ पर C है वहाँ पर फिर से वो आ जाए T. तो आप सोच के देखिए कि जो उसके पास एक स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी एंड दैट विल बी मोस्ट डेंजरस वन. तो ये कुछ एरर्स हैं जो कि या डैमेज होते हैं जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द सेल उसमें आ जाते हैं DNA में, और उनको अगर करेक्ट टाइम पर रेक्टिफाई नहीं किया जाए तो मुश्किल हो सकती है. एंड द फोर्थ वन इज़ द DNA रेप्लिकेशन या रिकॉम्बिनेशन के टाइम में जो एरर्स आती हैं, दे आर एक्चुअली एक्सीडेंटल इंक्लूजन ऑफ रॉन्ग बेसिस. जो इस प्रकार की जो एरर्स आती हैं DNA रेप्लिकेशन या रिकॉम्बिनेशन में, वो गलत तरीके से आ गई बेस के कारण होती हैं. एंड DNA पॉलीमरेज ऑल्सो हैज़ एन जिसे कहना चाहिए एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी वो रखता है, जो कि यूजुअली क्या करती है, रॉन्ग बेसिस को निकाल देती है और करेक्ट बेसिस को इंसर्ट कर देती है. कौन? DNA पॉलीमरेज का जो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है. तो यहाँ पर एक प्रकार से जैसे ही रेप्लिकेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, प्रूफ रीडिंग स्टार्ट हो जाती है. कुछ समय ऐसा होता है कभी कभी कि जो प्रूफ रीडिंग जो होती है वो फेल हो जाती है डिटेक्ट करने में कि कहीं कोई रॉन्ग बेस लगी हुई है. ऐसी स्थिति में वो जो रॉन्ग बेस होती है फिर वो परसिस्ट करती है उसमें, जो DNA होता है फिर वो उसमें पड़ी ही रहती है, वो रॉन्ग बेस जो होती है. अगर इन एरर्स को हम टाइमली करेक्ट ना करें तो ये एरर्स जो होती हैं, अगर इन एरर्स को हम टाइमली करेक्शन इनका नहीं करेंगे तो ये नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में जो बेस चेंज अकर आएगा होगा, उससे क्या होगा कि जो एक तरह से जो डॉटर DNA होगा वो म्यूटेट हो जाएगा. रेप्लिकेशन लगातार चल रहा है और स्किप हो गया, अगर एक भी बेस फेल हो गया प्रूफ रीडिंग में डिटेक्ट होने में, तो क्या होगा, वो उसके डॉटर DNA में चला जाएगा. तो ये कुछ तरीके हैं जो कि ये बताते हैं कि किस किस प्रकार से डैमेज हो सकता है किसी भी
कोशिका के डीएनए में। तो ये एक प्रकार का हमने एक रिवीजन किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे ये जो इसकी रिपेयरिंग मैकेनिज़्म है कि किस किस प्रकार से डीएनए को रिपेयर किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है इसको कैसे इसको डैमेज होता है, इसमें कौन कौन से तरीके से डैमेज।